मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल में महाराष्ट्र के बदलापुर जैसी घटना हुई। स्कूल टीचर पर मासूम बच्ची से रेप का आरोप लगा और खबर सामने आते ही हंगामा मच गया। परिजन और एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर तोड़फोड़ की और आरोपी को फांसी देने की मांग उठाई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे और प्रदर्शनकारी उनके सामने ही तोड़फोड़ में लगे रहे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपी टीचर का नाम कासिम बताया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। वहीं स्कूल के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया है और स्कूल को बंद करने की मांग उठा दी गई है। स्कूल को बंद करो, हमारे टीसी चाहिए हमारे बच्चे का। हमने अभी तक जितना पैसा खर्च करा है, इस पूरी साल भर की फीस दी है, पूरी बुक्स ली है 4000 की, वो हमको पूरा चाहिए। यूपी उत्तराखंड सीमा पर फिर रेल जिहाद की साजिश रची गई। ट्रेन को डिरेल करने के लिए ट्रैक पर लोहे का खंभा रख दिया गया। हालांकि वहां से गुजर रही नैनी जन शताब्दी ट्रेन के लोको पायलट ने वक्त रहते ट्रेन रोक ली। ड्राइवर की सूझबूझ से बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। उधर जैसे ही खबर रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ को मिली, फौरन फोर्स मौके पर पहुंची। ट्रैक से खंभा हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डिरेल की साजिश किसने रची और खंभा ट्रैक पर किसने रखा। रुद्रपुर स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ट्रैक पर एक पुराना बिजली का पोल रख करके गाड़ी को अवरोध करके डिरेल करने का प्रयास किया। अब जरा ट्रैक पर रखे गए इस पोल को देखिए। अगर ट्रेन यहाँ से गुजरती तो बड़ा हादसा होना तय था। माना जा रहा है कि अराजक तत्वों ने ट्रेन को बेपटरी करने के इरादे से ऐसा किया है। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। बताया जाता है कि रुद्रपुर बॉर्डर से गुजर रही रेलवे लाइन पर बिजली का लोहे का पुल रखा गया था। यूपी सहित देश के अलग अलग हिस्सों में रेल जिहाद की कई साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन इस बार एक नए रूट को टारगेट किया गया। अच्छी बात ये रही कि लोको पायलट ने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत माफिया बनाम मठाधीश की हो गई है। अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद वार पलटवार का दौर जारी है और योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख है। और मिशन मिल्कीपुर पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने भी जवाब दिया। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि एसपी राज में माफिया का बोलबाला था, तो वहीं एसपी अध्यक्ष ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। और एक बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। हमारे गोरखपुर में सब शुद्ध मिलता है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान, मिलावट वाला जूस गोरखपुर में नहीं मिलता। तो ये बड़ी खबर और बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से। थूक वाली रोटी भी गोरखपुर में नहीं मिलती है। मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों के लिए अनुच्छेद 370 अहम मुद्दा है, जिसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी भड़काऊ बयान दिया और उन्होंने आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर में सुर मिलाया। पाकिस्तान के मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों का समर्थन किया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि धारा 370 और 35A पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन को लेकर के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। इस बयान से एक बार फिर से साफ हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की मंशा और एजेंडा एक ही है।
पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हर भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े हैं। अब जबकि फिजा बदली है तो ये जो उनके आपस की जो व्यवस्था बनाई हुई थी, जो म्यूचुअली कन्वीनियंट अरेंजमेंट, वो जब वो देख रहे हैं कि तहस नहस हो रहा है तो शायद उसकी हताशा भी है और उसके लिए कुछ एक और शरारत करने का इरादा भी है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी कि अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की बहाली का वादा किया है और कांग्रेस का एनसी के साथ गठबंधन है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया दी। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी दलों ने दूसरे चरण के लिए ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। पीएम मोदी पहले श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद जम्मू में कटरा के रियासी में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। आप सबको लूटना ये इनका पैदाइशी हक है। तो वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। बीजेपी वालों से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? बीजेपी इसके हवाले और बात क्या कर सकती है? जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में हुई वोटिंग में 60% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी का जवाब बीजेपी ने चिट्ठी के जरिए ही दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में कहा कि राहुल गांधी ने बार बार पीएम मोदी का अपमान किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को महिमा मंडित करना अब मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूरी बन गई है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री रमनीत बिट्टू समेत उन कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक एवं हिंसक बयान दिए थे। अपनी चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। राहुल को नंबर 1 आतंकी कहा गया। भारत में ऐसे बयान से दुनिया हैरान है। बीजेपी नेताओं को ऐसे बयान से रोकें। पीएम ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करें। खड़गे की इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा ने दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आप राहुल गांधी की करतूतों को भूल गए। राहुल ने पीएम सहित ओबीसी समुदाय को चोर कहा था। संसद में पीएम मोदी को डंडे से मारने की बात कही। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा। फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव कर रहे हैं खड़गे। इतना ही नहीं, नड्डा ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि अपनी चिट्ठी में आप राहुल गांधी समेत अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयानों पर सियासत जारी रही। जहां इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने नेताओं ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने राहुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए उनके नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। आपकी पार्टी क्या है? आपकी अटल जी वाली पार्टी है या आडवाणी जी वाली पार्टी है? आप मुझे बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी है? कौन सी पार्टी आपकी? जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने देशद्रोह किया है। भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के अन्य देशों में जाकर के बदनाम करने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का ख्याल भी रखा गया। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया।
जिसके मुताबिक लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, हरियाणा के 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर और हर जिले में ओलंपिक की नर्सरी खोलने का वादा करने के साथ साथ कई वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करने के बाद नड्डा ने विरोधियों के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा। उनके लिए ये डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए ये डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। पश्चिम बंगाल के नादिया में बन रही करीब 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा पर रोक लगा दी गई। बताया गया कि प्रशासन ने 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां प्रतिमा बनाने के काम को रोक दिया। साथ ही वहां पर पुलिस वालों का पहरा भी लगा दिया गया। प्रशासन से जो परमिशंस लेना पड़ता है वो परमिशंस के लिए वो लोग गए थे, लेकिन उनको अभी तक वो परमिशन नहीं दिया गया और अचानक से अब बस महज 20 दिन है दुर्गा पूजा शुरू होने में, उससे पहले ही पुलिस आके अचानक से ये काम रोक दिया है। वहां काम कर रहे कारीगरों ने बताया कि काम रोकने से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। काम कर रहे इधर, अचानक पुलिस आया, बोले काम बंद करो। पिछले करीब 6 महीने से नादिया के कमालपुर गांव में अभियान संघ की ओर से 112 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। कई कारीगर इस मूर्ति को आकार देने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन अचानक काम बंद होने से न सिर्फ कारीगरों बल्कि अभियान संघ के लोगों को भी बड़ा धक्का लगा, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे और दिल्ली की नई कैबिनेट के मंत्रियों के नाम भी तय हो गए, जिसमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन पुराना चेहरा हैं, जबकि मुकेश अहलावत आतिशी की कैबिनेट में नया चेहरा होंगे। दरअसल मुकेश अहलावत दलित चेहरा हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मिशन 2025 को ध्यान में रखते हुए उन्हें शामिल किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम है। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक मंत्री बनने के सक्षम है। इधर मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मिशन हरियाणा पर जुटेंगे। शुक्रवार से वो हरियाणा में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और करीब 13 जिलों में 11 जगह रोड शो और जनसभा करेंगे। असम राज्य के प्रभारी और बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने विशेष समुदाय पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय के लोग जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद चला रहे हैं, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। यूपी के बस्ती पहुंचे हरीश द्विवेदी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से अधिक संख्या में बच्चे पैदा करने का जिहाद चला रहे हैं। एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है तो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद, अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि इस समुदाय के लोग मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन इस समुदाय की मंशा को रोकने के लिए केंद्र सरकार जरूरी कदम उठा रही है। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं। घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा में कृष्णानगर दलित बस्ती की है। दावा है कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। अब तक मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना का मुख्य आरोपी नंदू पासवान बताया जा रहा है। यही सर्वे के दौरान इन लोग आग लगा दिया, खाली करना चाहा। जानकारी के मुताबिक यहाँ 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बहसबाजी के बाद बुधवार की शाम दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की थी और फिर हवाई फायरिंग के बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। बिहार सरकार की जमीन है और ये लोग पहले से नहीं बसा हुआ है, 20 साल 15 साल के लगभग। तो दूसरा भी कहता कि हमको भी इसमें हक दो। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन के एक हिस्से पर फिलहाल दलित परिवारों का कब्जा है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। 7 बजे आया है तो देखो हम लोग के चावल जलल है, अथी गेहूं जला है, वहाँ पर तो गाली देता है, खराब गाली। तो हम लोग भागे लगा है, बम लेकर आया है, छोड़ने लगा है। पहले से ही मामले की सुनवाई वरिष्ठ अधिकारियों के पास चल रही है, लेकिन बुधवार की शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट के साथ उनके घरों में आग लगा दी गई।
खाने पीने की व्यवस्था रात में भी हम लोग करवाए थे, सुबह भी हम लोग करवाए हैं। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी करवाए हैं और दोपहर का भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं सर। उसके अलावा रहने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और गांव में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन दलितों के इतने बड़े हमले के बाद मुस्लिम और स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है।